आप डर नहीं रहे थे? कॉमेडी पहले कभी लिखी नहीं थी? डर रहा था। हाँ। शहनाई डज हैव अ मैसेज, बट ये नहीं है कि आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना चाहिए। ऑब्वियसली ऐसा कुछ सोचकर नहीं लिखा था। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया, यू वाचिंग मी ऑन फुशा मैगज़ीन। खुद परस्त, मेरी गुड़िया, निभा, बेवफा, शहनाई और आजकल शुरू हो गया है आखिर कब तक। इन सब में एक नाम कॉमन है, वो है रादेन शाह। आज हमारे साथ स्टूडियो में है राइटर ऑफ ऑल दीज प्रोजेक्ट्स रादेन शाह, और लेट्स टॉक टू हिम कि ये किधर से आते हैं आइडियाज़ और वो राइटर बनने का क्या जर्नी है। मे बी जो नए राइटर्स हैं वो भी कुछ इससे सीख सकें। अस्सलाम वालेकुम रादेन। वालेकुम सलाम। मैंने अब आपका नाम सही लिया है? बिल्कुल सही। मैंने पहले इंट्रो में गलत लिया था तो मैं स्ट्रेस में थी कि अब मैं सही बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? मैं फर्स्ट क्लास, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप ऑफिस से आ रहे हैं? ऑफिस से। आराम से हमारा ऑफिस मिल गया था जी, आपको? जी। कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं। और ऑफिस में क्या आप बहाना बना के निकले हैं या बता के मरवाने निकले वाले काम हो रहे हैं। या बता के निकले कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ? नहीं, आप तो शो मार के निकले उनके, मैं मेरा इंटरव्यू में जा रहा हूँ थोड़ी देर में, मे बी आई विल बी बैक, मे बी आई वोंट बी बैक। मैं ये बताकर आया हूँ कि मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ। अच्छा, और मैंने हाफ डे की लीव ली है, ओके ओके। तो ये बताकर आया हूँ मैं। हम मजाक कर रहे हैं। आई नो। वेयर डू यू वर्क? करते क्या हैं आप मैं अदर देन राइटिंग ऑफ कोर्स? अदर देन राइटिंग, मैं बैंक में हूँ ओके, और वाइस प्रेसिडेंट हूँ एक बैंक में। माशाल्लाह। ओके, और आजकल पहले मैं ब्रांच मैनेजर रहा हूँ, एरिया मैनेजर रहा हूँ हैदराबाद में ही। फिर जब मैं कराची आया हूँ तो उसके बाद मैं अभी क्रेडिट का पोर्टफोलियो होता है वो मुझे देख रहा मालूम हूँ। है। क्रेडिट एंड रिस्क या खाली क्रेडिट कर रहे हैं आप? कुछ रिस्क का भी, बाकी क्रेडिट का। हमारी असल में सेटअप थोड़ा डिफरेंट है, तो हम मैं इंटीरियर सिंध की, हमारा एक ग्रुप हेड ऑफिस है, तो मैं ग्रुप हेड को क्रेडिट में असिस्ट करता हूँ। ओके ओके। तो आप कराची से कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं रूरल सिंध का एक शहर है टंडो मोहम्मद खान। मेरा चाइल्डहुड वहाँ पर गुजरा है। ओके। और व्हेन आई वाज इन 6th ग्रेड तो हम लोग हैदराबाद आ गए थे, फैमिली हमारी मूव हुई थी। एंड देन फाइनली 6 years ago मैं कराची आया। टंडो मोहम्मद खान की क्या स्पेशलिटी है? कोई खाने की चीज़, कोई बाज़ार, कोई एक चीज़ जो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मेरा वहाँ से कभी गुजर हो तो मैं ये चीज़ ज़रूर ट्राई करूँ या ये चीज़ ज़रूर आप वहाँ देखूँ? पर नाश्ते में दाल पकान मिलते हैं। दाल पकान वो क्या दाल होता है? पकान, दाल पकवान एक रूरल सिंध में एक चीज़ है, खाई जाती है नाश्ते में। जैसे यहाँ पर हलवा पूरी मिलती है, जी जी जी। ऐसे दाल पकवान मिलते तो हैं। दाल वो- होती है चनों की जगह उसमें थोड़ी सी, हाँ, उसका माश की लिक्विड दाल होती है, आई गेस लिक्विड। की दाल। काफ़ी लिक्विड होता है, ओके। और वो नाश्ते में खाई जाती है? नाश्ते में खाई तो जाती पूरी है। के साथ पराठे या उसके साथ कुछ? पकवान होता है एक। ओके, इन इटसेल्फ। ओके, itself। चलिए जी, आज हमें एक नई बात पता चली है। हम आप भी ट्राई कीजिएगा दाल पकवान। मैं भी कभी गुजर हुआ वहाँ से तो ज़रूर। अच्छा, मैंने कराची में भी मिलते हैं। मिलता है कराची हाँ में? हाँ, बहुत जगहों पर मिलते हैं, बट यहाँ पर ऑब्वियसली DHA में नहीं मिलते हैं। कराची में कहाँ अगर मुझे खाना हो तो कहाँ जा सकते आप हैं? बंस रोड ट्राई कर सकती हैं, उसकी करीब करीब बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर मिलते हैं। ओके, चलें जी। But मे अब बी स्पेशली आप दाल पकवान के लिए इतनी तो नहीं जाएंगी। नहीं, हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें हम आउट एंड अबाउट में ओह। एक्सप्लोर करते हैं। तो हम बिरयानी खाने एक दफ़ा टावर पे गए थे, एक दफ़ा कहीं हम बहुत मतलब काफ़ी जगहों पे जा चुके हैं। ये कोरोना की वजह से हम थोड़ा रुके हैं, बट क्या पता, अब आपने रेकमेंड किया तो दिस इज समथिंग न्यू नहीं, जो फिर लोग एक्सप्लोर करें। मैं बंस रोड पर तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है। मैं बेसिकली फूडी भी बहुत हूँ, जो भी 50-60% जो भी कमाया वो खाने में ही गया है। अच्छा। ओके। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर Okay, खाने की। तो राइटिंग का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि मुझे ये मालूम है कि आप बचपन से तो कभी लिखते नहीं थे, नहीं, ना कभी शौक था, ना कुछ आइडिया था कि आपके अंदर एक राइटर एग्जिस्ट करता है। तो ये कहाँ से डिस्कवरी हुई? हमें ये कहानी सुननी है। मैंने पहले भी कहीं कहा था कि राइटर बनाने में सबसे ज़्यादा रोल मुझसे ज़्यादा भी आपा नूर का है। ओके। और उन्होंने मुझे इनकरेज किया था काफ़ी राइटर बनने के लिए। पहले ना कभी कुछ पढ़ा था, ना कभी इस अदबी किताबों से कभी कोई किसी भी किताब से कोई ऐसा ताल्लुक मतलब रहा। आपने जब आप बड़े हो रहे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, तो आपने कभी नॉवेल्स ये सब नहीं पढ़े? शौक भी नहीं था? नहीं, कभी सिलेबस की किताबें भी, मैं ऐसा कोई ब्राइट स्टूडेंट भी नहीं मुझे था। इतनी हैरानी हो रही है सुन के कि यूजुअली जितने भी हम लोग राइटर्स से मिलते हैं उनका एक चीज़ कॉमन होती है कि उन्होंने पढ़ा हुआ होता है बहुत ज़्यादा। नहीं, हाँ। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, कोई भी बुक मैंने नहीं पढ़ी थी। पहली कभी लिखने को दिल भी नहीं चाहता नहीं था? नहीं, लिखने से उलझन होती थी। क्योंकि आप जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो आपको ऑब्वियसली कोर्स की किताबें और एग्ज़ाम्स और वो सारा, बट कभी वो रुझान इतना अच्छा या इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था मैं। तो ऐसी कोई, और ना ही मुझे पता था कि
किताब जो होती है वो आपको मूवी से ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि कभी खोल कर पढ़ी नहीं थी, या वो कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है, कितना आपको अपने साथ वो रख सकती है किताब। मतलब हम तो रखते हैं किताबों को अपने साथ, मगर किताब भी आपको वही बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली आपने, कितना अपने साथ रखती है, लेके साथ चलती है, लेके साथ चलती पकड़ लेती है पर जाने नहीं देती Exactly. है अगर अच्छी किताब हो तो। अच्छी किताब हो तो ये कभी आइडिया ही नहीं था। तो उनसे मैं मिला था और उन्होंने इनकरेज किया लिखने के लिए। तो लिखना भी नहीं आता था उर्दू, कैसे लिखते हैं, अब तो सब चीज़ लैपटॉप पर होती है, पहले पेन पेपर से लिखते थे। तो ये किस टाइम की बात है जब आप नूरुल हुदा शाह से मिलने गए? आई गेस 4-4.5 साल पुरानी बात है। ओके, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं है। वो आपकी जानने वाली हैं, रिश्तेदार हैं आपकी? रिश्तेदार भी हैं और उनका बहुत मतलब अच्छा ताल्लुक़ है हमारी फैमिली के साथ। और वो उनकी तबीयत ऐसी है कि वो हर किसी की हेल्प करती हैं और उन्हीं से सीखा है। मतलब जैसे होता है ना कि आप किसी को काम नहीं सिखाओ, या लोग होते हैं ऐसे जो अपनी टैलेंट या अपनी जो चीज़ें होते हैं उन्हें वो सब चीज़ दे देती हैं, तो गाइड करती हैं। जो उनके पास है वो आपके लिए अवेलेबल है, जो जिस तरीके से वो आपकी हेल्प कर सकती है। तो उन्होंने मुझे पहले तो कहा कुछ भी लिख कर आओ। अच्छा। तो मैं कुछ भी लिख कर गया। वो ऐसे ही मैं उस हफ्ते शायद हैदराबाद गया था, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था जो तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो वो बस कोई भी छोटी सी चीज़ लिख कर लाना। तो वो मैं लिख कर उनके पास गया, तो वो उस दिन दुबई से वापस आई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे कहा, काफ़ी साल पहले मैंने जब टीवी के लिए लिखना शुरू किया था, तो मुझे टीवी के लिए नहीं लिखना था, मैं सिंधी शॉर्ट स्टोरीज़ और ऐसी चीज़ें लिखती थी। उन्होंने आपको बताया? उन्होंने मुझे बताई ये बात। तो एक पीटीवी के डायरेक्टर थे, शायद मुझे नाम अभी याद नहीं है, उन्होंने मुझे कहा कि आपसे हमें एक शॉर्ट स्टोरी लिखवानी है टीवी के लिए। नाटक रंग शायद उस टाइम पर आता था पीटीवी पर। तो कटिंग शॉर्ट उन्होंने कहा कि मैंने जब उनको वो लिख कर भेजा तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बीपी हाई था और मेरी तबीयत ख़राब थी और जब मैंने आपका ये पढ़ा है तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया हूँ, आपने कमाल लिखा है। और उन्होंने मुझे उस वक्त कहा था, मतलब एक बंदे को इनकरेज करने वाली बात है। मैं आपको सिर्फ एक बंदे को आप जैसे किसी काम पर अगर लगाना चाहो और उसका कोई ताल्लुक़ नहीं हो, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अभी दुबई से आई हूँ, मुझे जेट लैग है और सारी चीज़ें हैं, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, मुझे ये पढ़ने के बाद मैं वही कहूँगी जो मुझे उस डायरेक्टर ने कहा था, मेरे सर का दर्द जा चुका है, तुम तो राइटर हो। माशाल्लाह। और उसके बाद काफ़ी मतलब 1-1.5 साल तक उन्होंने मुझे लिखना और पढ़ना सिखाया। ओह ओके, ठीक है। मतलब हफ्ते में 15 दिन में मैं एक बार उनके घर जाता था और वो मुझे अलग से टाइम देती थी। और एक सीरियल मैंने अपनी एक कहानी बनाई थी, उस पर शुरू किया। फिर वो सीरियल उन्होंने लिखवाया मुझसे सारा। वो सीरियल हम देख चुके हैं? नहीं, वो सीरियल नहीं आया है अभी तक। अच्छा, वो अभी तक नहीं आया है। वो एक प्रोडक्शन हाउस के पास है, आई डोंट नो, अभी उनकी बातें चल रही हैं चैनल्स के साथ। ये वो आपकी सबसे पहली राइटिंग सबसे पहली है और जो अभी तक ऑन एयर नहीं गया है? नहीं हुई है, प्रोडक्शन में भी नहीं गया, प्रोडक्शन में भी नहीं गया अभी तक। तो वो सीरियल मैंने उनके साथ लिखा सारा, और उसमें उन्हें मुझे पढ़ना, डायलॉग कैसे बनता है, स्क्रीन प्ले क्या होता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं ना। फॉर सपोज हम 20 साल पहले चले तो सीन डिफरेंट था। सीन डिफरेंट ऐसे था कि आप बैठी हुई हैं, मुझे दिखाया जा रहा है कि वो दरवाज़ा खुला, मैं आया, आकर बैठा, आप कैसी हैं, मैं कैसा हूँ, चाय पियोगे नहीं पियोगे, और फिर मुद्दे की बात शुरू होती थी। अब सीन बदल चुका है, अब सीन यहाँ से शुरू होगा जहाँ से मैं और आप बैठे हुए हैं। सही बात है। वो सारी चीज़ कट हो गई, कट शॉर्ट कर दी गई ना, और ख़त्म होने का भी चेंज हो गया है ना। तो यू डोंट, मतलब आपको एक एंडिंग चाहिए नहीं है प्रॉपर, आप सीन जल्दी हाँ, मतलब आप मुद्दे की बात समझा कर और फिर आगे बढ़ें। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई कि कब अगर ज़रूरी हो तो आप वहाँ से भी शुरू करें, नहीं हो तो आप यहाँ से कैसे सीन बनाएंगे, डायलॉग कैसे बनाएंगे, और शायरी पढ़ना क्यों ज़रूरी है, डायलॉग शायरी से आएगा, कौन सा शायर पढ़ना चाहिए, कौन सा शायर नहीं पढ़ना चाहिए। आप तो बहुत माशाल्लाह लकी निकले कि आपके अंदर का जो टैलेंट था वो बेस्ट ऑफ बेस्ट ने खोद के निकाल के आपको ट्रेनिंग दे दिया। हैव टू से, बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। और तो आपने पढ़ा फिर शायरी और बुक्स पढ़ना शुरू उस 1.5 साल में जब वो आपसे? उसके बाद ऐसी आदत हो गई है कि मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ।
ओके। और एक नसर की कोई किताब रखता हूँ और एक शायरी की कोई ना कोई बट आप रखता हूँ। शौक से पढ़ते हैं या बिकॉज शौक से पार्ट पढ़ता है हूँ, तो? नहीं अब शौक से पढ़ता हूँ। ऑब्वियसली ऐसा होता है, कभी कभी कोई ऐसी किताब होती है जो कि आधी किताब खत्म हो जाती है मगर मज़ा नहीं आता मज़ा है, नहीं आता है। और कोई कोई किताब ऐसी होती है जो कि आपको रात को देर तक जगाती है बिल्कुल। और उसको आप पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, और फिर सुबह को आपके बैग में होती है कि आगे कहीं पर भी टाइम मिले तो आप थोड़ा सा पढ़ लें उसे। नूरुल जो हैं वो सख्त टीचर हैं या कैसी, कभी डांट वांट पड़ जाती थी, कभी आप टाइम पे चीज़ें कर रहे होते थे, क्या होता प्रोसेस? मुझे डांट ऐसा याद नहीं है कभी भी, उनका डांटना नहीं है यार मुझे। मैं खुशी होती थी जब वो वाह करती थी किसी डायलॉग पर, समझाती थी कोई सीन अगर सही से न लिखा। सख्त टीचर नहीं है, सख्ती कभी नहीं की, ओके। अच्छे थे उन्होंने। बट उसके बाद एक मतलब बैड लक ये हुआ कि मुझे उनके साथ सीखने के बाद 1-1.5 साल तक भी मुझे कोई काम नहीं मिला। आपने कोशिश करना स्टार्ट कर दी थी? मैंने कोई ऐसा प्रोडक्शन हाउस नहीं था जिस पर जाकर अपना काम नहीं दिखाया हो। बहुत सारे लोगों ने तो शायद मिले भी नहीं होंगे, अंदर भी नहीं आने दिया होगा, और तो किसी ने पढ़ा होगा तो कहा होगा इसमें ये मसला है, ये प्रॉब्लम है। किसी को मेरा लिखा हुआ समझ में नहीं आया होगा, या पढ़ा ही नहीं होगा, बस एक नहीं इनकार, बस इनकार 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 है। फिर मैंने घर में, ऑब्वियसली आप एक जॉब कर रहे हैं, एक आपकी फैमिली का टाइम है, आपकी वाइफ का, आपके बच्चों का, उनके साथ आपको गुजारना है, और वो टाइम आप किताबों को और लिखने को दे रहे हैं, और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलने जा रहे हैं और फिर वहाँ से आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है। वो तो चले, एक अच्छी बात यह है कि मेरी वाइफ ने काफ़ी, बच्चों ने काफ़ी, मतलब उनको पता होता था कि ये सपोर्ट किया बहुत। क्योंकि देखें ना, एक बंदे के पास अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो और आप एक काम को परसू कर रहे हो तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, बिल्कुल। मगर आप एक अच्छी जॉब है आपके पास, आपके पास अपना घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, आप पीछे आपके पास एक फैमिली बैकग्राउंड है, और आप सडनली एक नई चीज़ में जंप कर गए, तो आपको क्वेश्चन तो करेंगे ना कि भाई क्या हो गया है। और अभी और फिर झंझलाहट आ रही होगी, मतलब ऐसे होगा ना, ऐसा होगा कि फर्क पड़ रहा होगा ना, इनकार फर्क पड़ रहा होगा ना, उनकी लाइफ पर फर्क पड़ रहा था। बिल्कुल। उनकी लाइफ पर फर्क ऐसे पड़ रहा था कि मैं शायद सोते वक्त ही उनको याद दूंगा घर पर, वरना मैं अपना एक ड्राइंग रूम में या कोई स्टडी टेबल पर ही बैठा हुआ उनको याद दूंगा, किताबों के साथ याद दूंगा या लिखने में याद दूंगा। और 1-1.5 साल तक आप वो काम कर रहे हो जिसका कोई आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, मतलब कोई फ़ायदा हो रहा हो 5-6 महीने में नज़र आए, इसकी तुक भी समझ नहीं आ रही हो, मतलब ऐसे लगे ना कि बेतुका सा एक काम एक इंसान सडनली करने बैठ गया और बैठ कर लोगों को अपनी कहानियाँ सुनाता है, और उसके बाद होता तो कुछ भी नहीं है। सॉरी, हाँ, आई कैन इमेजिन आपकी वाइफ का। हाँ, बट उसने बहुत सपोर्ट किया, बच्चे मेरे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत छोटे हैं एक, और छोटी एज पे अगर वो अंडरस्टैंड करें तो ये तो और भी उनकी माँ उनको समझाती है ना, ये तो और भी ज़बरदस्त बात है। हाँ। एक काम कर रहा है जो लगता है, मतलब मुझ में बिलीव करना, बिल्कुल मेरे पेरेंट्स या मेरी वाइफ जो है, फैमिली में जिसने भी किया उस टाइम में, उन सबको मैं बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने उस टाइम किया। आई थिंक स्पेशली आपकी वाइफ जो तो ज़्यादा कनेक्टेड है ना, उनको सब कुछ सबसे ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ रहा होगा। उसका लॉस सबसे ज़्यादा था, कहीं बाहर जाना है, कहीं आउटिंग पर जाना है। उस वक्त एहसास हो रहा था आपको कि आप ये सब चीज़ कर रहे हैं? एहसास हो रहा था, और अगर फिर 1-1.5 साल के बाद अगर फिर कभी ये लगा कि अब नहीं करना चाहिए, नहीं होगा, शायद देखें ना, आपको रिजेक्शन एक जगह से मिले, 2 से 10 से 15 से मिले, तो फिर आपको एक डाउट होने लगता है कि शायद मेरे अंदर वो बात नहीं है। मगर एक आबा नूर समझाती थी कि नहीं हो जाएगा, उससे मिलो, उससे मिलो, उससे मिलो, और एक मेरी वाइफ कहती थी कि अब इतना टाइम दिया है तो आई एम ग्लैड, थोड़ा और करके देखो। उन्होंने आपको गिव अप करने नहीं दिया? नहीं, गिव अप करने नहीं दिया। वो आपकी पढ़ती थी स्क्रिप्ट आपकी वाइफ? नहीं, अच्छा, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा नहीं, ड्रामा शौक से देखती है, बाकी पढ़ती नहीं है। तो फिर ब्रेक थ्रू कैसे आया, कब हुआ? मुझे ब्रेक थ्रू दिलाने में, जैसे वो होता है ना, आपका एक, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे एंजल्स आते हैं, जैसे आपा नूर को मैं कहूँगा मेरी ज़िंदगी में एक एंजल है, ऐसे ही आपा जंजबील। ओके। मुझे ब्रेक उन्होंने दिलाया। अच्छा। और उन्होंने मुझे बिग बैंग में, जो फहद भाई और डॉक्टर अली काज़मी का है, ARY के लिए काम करता
सकते हैं, उनसे मिलाया। ओके। निभा मेरा पहला सीरियल था जो, जी जी। वो मैंने उनके लिए लिखा था और उन्होंने मुझे वो पूरा उन्होंने मुझे सुपरवाइज़ किया था। ओके, तो आप लिख के लेके गए थे? मैं फिर हर एपिसोड जाकर उनके साथ बैठकर डिस्कस करता था। ओके। उनका फिर एक होता है ना कि काम दिलाने में मुजफ्फर जंजीबील का बहुत बड़ा किरदार था। फिर आपका एक बार स्क्रीन पर नाम आता है तो फिर आपको फिर तो काम मिल ही जाता है ना, फिर पता चलता है अच्छा एक बंदे को डायलॉग लिखना आता है। पहला काम मुझे उससे भी पहले एक ये सीरियल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप एक छोटी टेलीफिल्म भी मेरी आई थी मेहमान के नाम से। ओके। हम टीवी पर चलता था कितनी गिरें बाकी हैं। बिल्कुल। उसमें एक एपिसोड मैंने लिखा था मेहमान के नाम से। मेहमान के नाम से। और उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ और फिर ये आपा जंजीबील वाला उन्होंने मुझे फिर बिग बैंग में इंट्रोड्यूस कराया और फिर ARY। तो निभा जब चलना शुरू हो गया तो उसी वक्त फिर आपको और जगहों से ऑफर्स आई या आपने अप्रोच किया? सेकंड प्रोजेक्ट फिर किसी को अप्रोच नहीं करना पड़ा। अच्छा, फिर मेरी गुड़िया था उसके बाद ना आपका? नहीं, फिर निभा ख़त्म किया मैंने खुद परस्त और मेरी गुड़िया साइमल्टेनियसली शुरू किए थे। दोनों एक साथ लिख रहे थे? दोनों एक साथ लिख रहा था, दोनों बिग बैंग के लिए लिख रहा था। ओके। और उन्होंने बहुत इनकरेज किया, जो कंटेंट की टीम थी। और आपको काम मिल जाता है ना फिर तो आप करते रहते हैं, आपको अप्रोच लोग करते रहते हैं। मतलब मेन जो वो स्ट्रगलिंग टाइम था वो फिर ख़त्म हो गया निभा के बाद। और फिर आपको अप्रोच। पहली बार जब आपने अपना सीरियल खुद देखा, पहली किस जब देखी तो क्या था? आंखों में आंसू थे? क्या फील हो रहा था कि ये मैंने लिखा है और ये इन कैरेक्टर्स को मैंने क्रिएट किया और ये अब मेरे सामने जिंदा टीवी पे आ रहे हैं? पहली बार तो आंखों में आंसू आते हैं। अब जब हाँ, आप इतना स्ट्रगल करके और इतनी रिजेक्शंस देखकर और फिर जब आप पहली बार अपना नाम स्क्रीन पर पहला टीजर देखें या पहला प्रोमो में आप अपना नाम देखें तो राइटर का, बिल्कुल, तो आपको होता है अच्छा मैं बन गया। हाँ। और मुझे लगता है स्पेशली इससे क्योंकि आपके अंदर कभी ये चीज़ नहीं आपने सोचा था कि है, तो वो भी हिट कर रहा होगा कि वाह यार मैं ये भी कर सकता था और मैंने किया। और ये एंड कास्ट बड़ी अच्छी थी। आई मीन यू वर लकी। आमना शेख, आसिफ रज़ा मीर और वो बच्चे जो तीनों थे आदि थे। और बड़ी ज़बरदस्त कास्ट थी। इट वाज नॉट ऐसी कास्ट नहीं थी कि जो लाइटली ली जाए। तो वो भी एक और लक फैक्टर था। बनाया भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बनाया था वो, बिल्कुल बहुत अच्छा बनाया था उसने। अब आप मुड़ के देखते हैं तो क्या ख्याल आता है? अब तो आदत सी हो गई होगी अपना नाम टीवी पे देखने का, एक के बाद एक हिट देने का। आई थैंक अल्लाह कि अभी भी काम मिल रहा है, काम करना चाहिए। और मैं कभी भी अल्लाह करे ऐसा ही रहे कि कभी भी ऐसा नहीं समझता हूँ। जैसे काफ़ी आपको, मुझे नहीं पता है कैसे इस बात को कहना चाहिए कि एक होता है ना कि काफ़ी राइटर्स में ये बात होती है कि आप कहो कि जो मैंने लिखा है वो फाइनल है। ओके, आप फ्लेक्सिबल हैं? मैं फ्लेक्सिबल इन टर्म्स के आप कोई लॉजिकल बात करें या आप ऐसे कहें कि आपने एक बात कह दी अभी इंटरव्यू में जो कि मुझे इंस्पायर कर गई और मैंने कहीं उसको जाकर मतलब ये कहा जाए कि मैं ही सब कुछ हूँ। ओके। तो ऐसा नहीं है। आपको कोई रेडी पर चलता हुआ बंदा भी इंस्पायर कर जाता है। आपको कभी कोई अच्छा डायलॉग ऐसे ही ऑफिस में कोई बंदा बैठे हुए कोई क्रेडिट की बात कर रहा, उसमें भी आपको ऐसी बात मिल जाती है कि आप बोलते हैं वाह क्या बात की है इसने। कभी आपका बॉस कोई ऐसी बात कर जाता है, कभी कोई कलीग ऐसा बात कर जाता है। तो ये एक सीखने का प्रोसेस है और अल्लाह करे ये ऐसे चलता रहे। कभी भी आपको ऐसे नहीं लगे कि बस अब नहीं मुझे सब आता है। जिस दिन ऐसा हो गया ना उस दिन आप खत्म हो जाते हैं। तो ऑफिस वालों के कोलीग्स के क्या रिएक्शन होते हैं? वो खुश होते हैं, बहुत अच्छा। वो आगे पूछते हैं अच्छा यार आगे बता दो आगे क्या होगा, जब ड्रामा एक उस पे पहुंचता है या कुछ होता है, या पूछते अच्छा कास्ट में कौन है, अच्छा इससे मिले, कुछ ऐसी बातें पूछते हैं वो? या कभी कभी पूछते हैं। एक दो जो दोस्त हैं जो साथ काम करते हैं डिपार्टमेंट में, वो पूछते ज़रूर हैं। फिर उनको बताता हूँ। फिर मतलब आप एक काम करते हैं ऑब्वियसली, जैसे मैं उससे कोई और बात पूछ रहा हूँ तो उनके लिए राइटिंग के बारे में पूछते हैं, एक्टर्स के बारे में ये कैसा है। क्योंकि आपको तो डायरेक्ट एक्सेस है ना, तो अब अंदर की न्यूज़ लेने की कोशिश करते हो इनके। तो मुझे ये बताइए फिर उसके बाद शहनाई और अभी आप जो लिख रहे हैं, अभी जो आपका चल रहा है आखिर कब तक, ये दोनों कैसे आपके पास आए? क्या स्टोरी है इसके पीछे? शहनाई स्पेशली देखें, शहनाई का आइडिया जो था, मतलब आइडिया मैं था आई ड्रीम्स में जो प्रोडक्शन हाउस जिसने बनाया है, उसमें अली इमरान है। वो अली भाई भी बहुत सपोर्टिव आदमी है।
तो उन्होंने कहा था कि एक रोम कॉम लिखो, ठीक है, बस यहाँ तक, और उसमें हल्ला गुल्ला हो, फन कोई चीज़ लिखो। फिर घर आया, फिर सोचा क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, तो फिर वो अल्लाह का नाम लेकर शुरू किया, कैरेक्टर्स बनाए और उसके बाद वो चीज़ बनाई। और एक जैसे मैंने कभी वन लाइनर्स बनाकर काम नहीं किया है कि वन लाइनर्स बनाऊं फिर उनके आप बैठकर उनकी कहानी 10 एपिसोड तक की सोच लें, ऐसे नहीं है। आप कैरेक्टर ड्रिवन अगर लिखते हैं, क्योंकि सिखाया मुझे ऐसे गया कि कोई भी टॉपिक आप ले लो, जैसे फॉर सपोज मेरी गुड़िया था तो चाइल्ड अब्यूज़ पर था, तो वो फिर आप इतनी जब मेहनत की हुई होती है पीछे और थोड़ा बहुत फिर आप लिखने बैठते हैं तो आ जाते हैं कैरेक्टर्स, और फिर उसको लिखते हुए आप एंजॉय करते हैं। तो आप डर नहीं रहते? कॉमेडी पहले कभी लिखी नहीं थी? डर रहा था, डर रहा था। पहले कभी कॉमेडी नहीं लिखी थी, और कॉमेडी लिखना मुश्किल है। कॉमेडी मैं उसको नहीं कहूँगा, आप उसमें एक रोमांस भी है और थोड़ा सा कॉमिक एलिमेंट है। थोड़ा सा तो नहीं है, बहुत है। हमें तो इतना मज़ा आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आई थिंक आई लव ऑल द कैरेक्टर्स। कैफ़ी भाई मेरे फेवरेट है वैसे, लेकिन इवन सो मज़े की बात है, ऑफ कोर्स आपने लिखा, फिर डायरेक्टर ने भी जो है उन्होंने भी बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है। इट्स अ टीम एफर्ट। जैसे अफ़ान का कैरेक्टर है, मुझे मज़े की बात यही लगती है, और मैंने रिव्यू में भी कहा था कि अफ़ान की डायलॉग्स फ़नी नहीं है, बट द वे ही हैज़ बीन रिटन, द वे ही इज़ डूइंग इट, तो वो फ़नी हो जाता है। उनके रिएक्शंस और जो जिससे आपने सिचुएशनल उसमें उनको प्लेस किया हुआ है, जिस सिचुएशन से, वो उस उनकी हरकतों को, उनकी चीज़ों को, उनकी रिएक्शंस को फ़नी बना देती है। सराउंडिंग्स के कैरेक्टर्स हैं और जो कुछ हो रहा है, बिल्कुल वो मिला के उसको भी फनी बना देते हैं। वो कभी भी कोई फनी हरकत नहीं कर रहे हैं, कोई कभी कोई ऐसी सीधा बात, बेचारा, सीधा बहुत शरीफ, सीधा शरीफ इंसान जो कि चाहता है कि मुझे कुछ भी हो जाए, किसी और को नुकसान नहीं हो। शायद अभी जो एपिसोड चली है उसमें उसने अपने लिए एक स्टैंड लिया, उसमें भी बहुत सारा उसके पीछे उसको भरने में समरीन का बहुत सारा कैरेक्टर, समरीन के कैरेक्टर का बहुत बड़ा किरदार था। तो बख्त और मिराब को कैसे कंसीव किया? मतलब क्या, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू क्रिएट दीज टू कैरेक्टर्स? किस चीज़ में, फिर ये क्यों आया कि इतना बड़ा घर हो और इतनी फैमिली के इतने लोग हों, ये किस लिए, ये ख्याल कहाँ से आया आपको? जब आप किसी, जितने भी, चाहे कोई भी कल्चर हो, आप किसी भी शादी वाले घर में जाते हैं तो इतने सारे लोग जमा हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप इमेजिन करें, आपको कहा जाए कि आपको एक शादी का या रोम कॉम टाइप लिखना है, तो आप में उसको बहुत सारे कैरेक्टर्स और उन कैरेक्टर्स की हरकतें याद आती है ना, जो आपने अपनी ज़िंदगी में देखा हुआ होता है। हाँ, बहुत सीधे हम बहुत रिलेट कर सकते हैं। और कोई अगर एक्सटेंडेड फैमिली हो तो उनके शादी के फंक्शंस कोई 10-12 दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। और वो फंक्शन से ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो आपस में एक दूसरे से मिलने का होता है, जो कि काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हो। अमूमन देखें ना, कहानी कोई भी आसमान से नहीं आती, कहानी वही होती है जो आपकी सराउंडिंग में होती है, जो आप ऑब्जर्व करते हैं, जो आप अपनी किसी दोस्त की शादी में देखते हैं, बिल्कुल, या आप अपने घर में जो देखते हैं, कहानियाँ वही होती हैं। आपको वहीं से उठानी पड़ती हैं। आपको मीराब का घर कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये कहाँ होता है, ऐसे ऐसी खाला कहाँ होती हैं, ऐसी पुप्पियाँ कहाँ होती हैं, या मतलब आप ऐसी शादी नहीं होती है, शादी के इतने फंक्शंस नहीं होते हैं, इतने पहले लोग नहीं आते, ये सब होता है। बिल्कुल, हमारी सराउंडिंग में ही होता है। 10-12 दिन पहले घर में रौनक लग जाती है, कजन्स आ जाते हैं, अगर रहते नहीं हैं तो रोज़ आ जाते हैं। तो ऐसे मिराब और बख्त आर बेस्ड ऑन सम कोई रियल कैरेक्टर्स हैं जिन पे आपने बेस किया हुआ है? बिल्कुल कंप्लीटली फिक्शनल। चैलेंज क्या था लिखने में? चैलेंज मुझे सबसे ज़्यादा ये लग रहा था, देखें जब आप इस किस्म का कोई सीरियल करते हैं ना, तो आपके पास ज़्यादा लोकेशंस नहीं होती हैं। ओके, ठीक है, आपके पास कैरेक्टर्स होते हैं, आपको उनके साथ ही खेलना होता है, और वही जगहें होती हैं। मैंने ट्राई ये किया था, जो कि ऑब्वियसली अब तो बन गया है, तो वो कोशिश कामयाब हुई है कि 16 से 17 दिन के अंदर सारा सीरियल, बिल्कुल पूरी कहानी उस टाइम की हो, और उससे बाहर नहीं जाए, जितना मतलब कम टाइम ड्यूरेशन हो। मतलब लड़का है जो कि आकर रहा है और कुछ दिनों में शादी है, इसके अंदर आपको एक 26-27 एपिसोड का सीरियल लिखना है। ठीक है, तो वो थोड़ा मुश्किल है लिखना। फिर जब आप उसमें थोड़ा सा कॉमिक एलिमेंट डालते हैं, थोड़ा सा रोमांस डालते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर आपको एक जो मेजर आपके हीरो हीरोइन के साथ दूसरे कपल्स बनना शुरू हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, और फिर उनकी साइड लाइन पर स्टोरी जो कि आपके मेन कपल्स के साथ कनेक्ट हो रही हो। मतलब वो भी ऐसे नहीं लगे ना कोई मार्स से आ गए, कि वो सारा कनेक्टेड रहे चीज़। तो वो सारा करना थोड़ा मुश्किल है, बट अल्लाह का शुक्र है हो गया।
अच्छा हुआ। कैफी भाई का कैरेक्टर आपको लग रहा था, पता था जब लिख रहे थे कि इतना पॉपुलर हो जाएगा, पीपल विल बी लविंग हिम, हम वेट करूँगे कि अब क्या साजिश निकालेंगे? एक चीज़ ये, और मुझे दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि यूजुअली कोई ना कोई ये जो रोल दिया जाता है ना, जो कैफी भाई कर रहे हैं सब कुछ, वो किसी खातून को दिया जाता है ड्रामे में। आपने फॉर अ चेंज ये सारी जो साजिशों की डोर थी वो पकड़ाई है एक मर्द को। ये आपको उस वक्त नहीं रियलाइज़ हुआ आप ये कर रहे हैं, या आपको पता था आप क्या कर रहे हैं? कैसे हुआ ये दोनों? नहीं, मुझे पता था मैं क्या कर रहा Okay. हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि साजिश ही होने के लिए औरत होना ज़रूरी है। ओके, ठीक है ना, ये अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं हूँ तो शायद मैं भी कभी साजिश करता हूँ। इंसान है ना, इंसान के ग्रजेस तो किसी को भी किसी के साथ हो सकते हैं। सही तो बात है। अगर मैं अगर ट्राई करने के लिए एक ट्राई किया कि कैफी भाई से कराएं और वो अच्छा हो गया अच्छा हो गया। हाँ। क्योंकि बुराई अच्छाई तो किसी में भी हो सकती है ना, वो औरत में भी हो सकती है, मर्द में भी हो सकती है। तो अगर मर्द कर रहा है तो क्या बुरा है, और वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है लिखने में। तो मैंने ट्राई किया कि मैं ये एक मर्द तो से मतलब कराऊं। कॉन्शियस एफर्ट थी, आपने पहले सोचा हुआ था कि यहाँ पे लीड जो होगा इस ग्रुप का वो एक मर्द होगा, लेकिन आपको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग इतना उसको वेलकम करेंगे और मज़ा आने लगेगा लोगों को देखने के लिए? रिस्पॉन्स का आपको हमेशा इंतज़ार रहता है। आप पहले से एंटिसिपेट तो ऑब्वियसली आप जो भी लिखते हैं आप एंटिसिपेट तो यही करते हैं ना कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत पॉपुलर होगा। अगर कोई चीज़ आपकी क्लिक करती है, कोई चीज़ आपकी क्लिक नहीं करती है, तो कैफी भैया क्लिक कर गए। उम्मीद तो यही थी कि करेंगे, बट जब कर गए तो ज़्यादा खुशी हुई। ओके, वक्त का जो कैरेक्टर है उस पर बहुत जगह ऑडियंसेस ने ये बोला, और कहीं कहीं कि वो जो करीना कपूर की मूवी है जब वी मेट, उसकी झलक आती है। आपको कहीं से दिमाग में था, कुछ था, या आपने सुनी ऐसी बात? यही स्पेशली वो जो सीन है जहाँ पे वो हनैन के ऊपर अपने वो जो लड़का होता है जो उसको पानी फेंकती है, वहाँ तो कुछ लोगों ने तो साइड बाय साइड उसका कंपैरिजन भी किया कि उनके बोलने का अंदाज़ या जो डायलॉग्स वो भी थोड़े से, तो ये बाय चांस हो गया? आपको बिल्कुल आइडिया? आपने देखी हुई है जब वी मेट? वैसे नहीं देखी। मतलब कुछ पार्ट कहीं का देखा हुआ है, कुछ पार्ट कहीं का चलते। मैं इतना सीरियल्स वगैरह नहीं देखता हूँ, मूवीज़ ऑब्वियसली देखता हूँ, मगर मैंने जब वी मेट ऐसे मतलब सीरियल शहनाई लिखने से पहले बैठकर जब वी मेट देखकर और शहनाई लिखा हो या उसका कोई पार्ट लिया हो, ऐसे नहीं है। ऑफ कोर्स नॉट। हाँ, ठीक है। और अगर कोई सीन इतना रिसेंबल कर रहा है तो उसको मैं इत्तेफाक कह सकता हूँ। हाँ, मैं सिर्फ इसलिए पूछी थी, हो सकता है कभी कभी इंस्पायर्ड होते हैं आप कुछ कैरेक्टर्स से कि यू नो ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट कि आप एग्जैक्टली उससे कॉपी करें, इट्स इंस्पायर्ड कि हाँ ये अच्छी फील आ रही है तो हमारी हीरोइन या हमारे ड्रामे की भी ऐसी हो, तो वो चीज़ नहीं थी डेफिनेटली। नहीं, इट हैपेंड बाय चांस। बाय चांस, ओके, बाय चांस। क्योंकि अगर फिर आप एक सीन क्यों करें? फिर बहुत सारी चीज़ें जब वी मेट में अच्छी होंगी, बिल्कुल, तो वो मुझे सारी उठानी चाहिए थी, मगर एक पर्टिकुलर सीन के लिए, और वो सीन अगर इतना मुझे नहीं पता कितना पॉपुलर है या नहीं है। जो मेरे ड्रामा का सीन है वो उससे काफ़ी अच्छे सीन्स भी हैं। ओके, बिल्कुल। उससे काफ़ी बुरे सीन्स भी होंगे। बुरे मतलब ऐसा मुझे तो दो डिफरेंट स्टोरीज लगती हैं, मुझे नहीं है, मुझे बट मुझे आई डिडंट नो अबाउट इट कि ऐसा कुछ उसमें भी हुआ है। शहनाई में आप जॉइंट फैमिली सिस्टम से हमें मोहब्बत कराने की कोशिश करा रहे हैं या हमें उधर से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कोशिश हो रही है? क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम की चीज़ें हमें रिलेट भी हम कर पा रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है, लेकिन फिर हम वो सारी साजिशें और चकमे भी देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो क्या दिमाग में इंटेंशन क्या है? डज शहनाई हैव अ मैसेज? शहनाई डज हैव अ मैसेज, बट उसका मेन मैसेज ये नहीं है कि आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना चाहिए। ऑब्वियसली ऐसा कुछ सोचकर नहीं लिखा हुआ है। अब वे समझ रहे हैं कि यार ये राबिया किस पॉइंट से बात कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं सोचा हुआ है। देखिए ना, आप जो अब्सार का कैरेक्टर है, वो जो जितनी बार भी बहन रूठ कर घर से जाती है तो उसको रोक लेते हैं, बिल्कुल, चाहे गलत भी हो। तो वो तो एक पॉजिटिव चीज़ है। बट वो वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कहेंगी भाई छोड़ो ना मेरा पीछा। हाँ, देखिए अलग घर किसको नहीं चाहिए। फॉर सपोज अगर एक लड़की है और उसकी शादी हुई है और अगर वो अलग रहना चाहती है तो उसका राइट है। बट ये सोचकर मैंने नहीं लिखा है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में मसाइल भी होते हैं, उसकी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, दोनों हाईलाइट की हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ उसका नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाया गया है, उसका पॉजिटिव भी बहुत है। जैसे भाई कैसे ख्याल रखता है, माँ कैसे ख्याल रखती है, बड़ी भाभी
अपनी कैसे कुछ घर छोड़ को के घर छोड़कर को संभाल घर को के रखना। संभालने के लिए कितना कुछ अब तो करते छोटी हैं। वाली नन में भी चेंज आ गया चेंज आ गया है, उसका भी हो हाँ गया। that's very और nice, बाकी एक दो कैरेक्टर जैसे कैफी भैया हैं तो उनका तो एक जेन्युइन इशू है भाई। हाँ। उनका जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगा वो अपनी वो हरकत ऐसे ही वो भड़कते रहेंगे। ऐसे ही भड़कते रहेंगे हाँ। क्योंकि उनका एक इशू है। वो सारी ज़िंदगी जो है वो घर जमाई जमाई टाइप उनकी लाइफ रही और बीवी उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है उनके सामने। बिल्कुल। तो वो तो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये सब कुछ टूट जाए। अपार्ट फ्रॉम हिम बाकी सब जो है उनके छोटे इश्यूज हैं। और कैफी भैया भी एक जैसे एक ड्रामा में आपको विलन नज़र आता है वो वैसे नहीं है। नहीं मुझे तो बड़े मजे के लगते मजे हैं। आई मीन के- ही इज हाँ एग्जैक्टली आपने बड़ी अच्छी बात वो विलन ऐसे वो villain जुड़ेंगे कि नहीं हम है। बोले यार हम तो वेट करते हैं अच्छा अब ये क्या नया एक एंगल निकालेंगे किधर से करेंगे। सो ड्रामा के विलन अभी आएंगे आएंगे समरीन के बाद भी कोई आएंगे। ओह ये तो बड़ी न्यूज़ आ गई हुई। अच्छा वैसे ड्रामा अब जिस मोड पे आया ना मैं उस पर बड़ी मैं आई हैव टू एडमायर एंड आई एम अप्रिशिएटिंग कि अब तो समरीन भी निकल गई। अब मैं सोचूं हाँ, यार अब क्या होगा। और दूसरी बात ये बट व्हाट आई लाइक इज़ कि मिराब ने कहा कि मतलब ऐसा नहीं हुआ कि समरीन चली गई जो मैंने प्रोमो में देखा और मिराब ने कहा नहीं जी मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ वक्त से और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो आई लाइक कि आपने ना वो नहीं दिखाया बिकॉज आधे ड्रामा में होता है कि अच्छा और कुछ नहीं है तो शादी कर लो और कुछ नहीं है तो बस रीज़न जो है वो शादी खुशी सब क्योंकि वो नहीं मिली तो अब ठीक है कर लो शादी यार लो, शादी है। अब उसको कैसे ऐसे किसी को भी मतलब अगर मैं वो किसी को पसंद कर रहा है वो चली गई तो अब वो किसी से भी शादी कर ले। एग्जैक्टली आई रियली अप्रिशिएट इट तो ये इतनी छोटी बात तो नहीं है। हाँ। और एक बंदे को कन्विंस होने के लिए ज़िंदगी गुजारनी है उसको एक लड़की के साथ। अच्छा और उसके बाद वक्त को भी उसको एक्सेप्ट अब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल अगेन वेरी जो इंपॉर्टेंट सब कुछ वो कर चुका है मतलब जितना अच्छा था सब कुछ उसने किया और उसके बाद इन दी एंड उसने क्या किया। ठीक है उसने स्टैंड लिया बट वक्त को उसको बता रही थी ना कि मेरे बाबा को हार्ट अटैक आ चुका है ये सब कुछ है। ठीक है वक्त हुनैन के बाद उसको पसंद करने लगी है बट मैं वैसे मिराब की साइड पे हूँ। हाँ मैं वक्त की साइड पे मैं नहीं किसी की भी साइड पर नहीं हूँ। मैं मिराब की साइड पे मिराब की बिकॉज side पर आई फील कि मिराब वक्त कैन नॉट कंप्लेन मिराब को कंप्लेन नहीं कर सकती। मिराब ने बहुत साथ दिया वो तो अपने अब्बा वो तो अपनी पूरी खानदान की इज्जत को छोड़ के भाग नहीं थी ना मैडम तो अब बट वो वापस आई उसको वो रियलाइज तो हुआ इसलिए क्योंकि उसको वहाँ पे लिफ्ट नहीं कराई गई इसलिए कराई गई। हाँ इसलिए रियलाइज हुआ इसलिए वो मिराब को ब्लेम नहीं कर सकती है। नहीं मीराब को वो ब्लेम नहीं कर सकती है। वो शिकवा तो था ना और वो एक्सपेक्ट करी थी। अब मिराब अपनी जिंदगी तो नहीं रोक सकता उसके लिए भाई। अच्छा क्या ये ज़रूरी है कि मोहब्बत एक ही बार हो इंसान को? नहीं बिल्कुल भी नहीं है। वो गई उसको धोखा मिला एंड शी देन रियलाइज। देखे ना आपको किसी से मोहब्बत होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कभी कभी कोई भी रीज़न नहीं होता है और आपको कोई अच्छा लगता है बिल्कुल बगैर किसी वजह के। सही बात है। किसी के अच्छा ना लगने के तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं किसी के अच्छा लगने का कोई रीज़न हो ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल। ठीक है वो तो कहते हैं ना दिल तो गधी पे भी आ जाता है तो अब वक्त का अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ भी दें वक्त का सीन ये है कि वक्त जब वापस आई और उसकी कज़न्स उसको जब बहुत पहले से समझा रही थी और उसने आकर रियलाइज़ किया कि मैं गलत कर रही थी। बिल्कुल उसके रियलाइज़ करने के पीछे ऑब्वियसली मिराब है और वो ज़्यादा अच्छा बंदा है वो एक डिसेंट आदमी है कंपैरेटिवली हुनैन से। तो जब एक इंसान को रियलाइज हो गया और वो अब उसको अच्छा भी लगने लग गया तो उसमें बुरा क्या है? नहीं कोई बुराई नहीं है। मतलब मैं तो बिल्कुल बुराई हम कह रहे हैं कि हम मिराब को इल्जाम नहीं दे सकते। ऑब्वियसली हम मिराब को इल्जाम नहीं दे सकते। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो जो एक्सपेक्ट करिए ना कि मिराब उसके लिए इतना कुछ करे कि उसके अब्बा की जिंदगी का भी सोचे वो थोड़ा आई फील अनफेयर है क्योंकि वो अपनी दफा नहीं सोच रही थी ना अपने खानदान मिराब के खानदान का। एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू आप ये ले लें कि वक्त जानती है कि समरीन उसको डिच करेगी बट मिराब नहीं जानता ये। बट अब फॉर सपोज अगर कोई भी वक्त की जगह पर हो अगर मिराब से समरीन सिंसियर हो तो फिर तो उसको कोई कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए और कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। फिर तो इंसान को लगेगा कि यार ये गलत हो रहा है बट ऑब्वियसली शी नोज लेकिन वो इसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है जब मिराब को पता ही नहीं कि मिराब उसकी बात पे यकीन कर ले या तो वो कोई सबूत लेकर नहीं करेगा ना वो कोई सबूत नहीं ला। ऐसे देखे ना ऐसे लाइक द वे इवेंट्स जिस तरह चल रहे हैं हमें कोई कंप्लेन नहीं है। हम तो ऐसे जस्ट फॉर द डिस्कशन हम बात करते हैं। को जो है ना देखें रोती पीटती हर वक्त जो है वो एक सहमी हुई आप जिस सिचुएशन में वक्त है जो उसका ब्रॉटअप है जिस किस्म के उसके घर वालों ने उसको आज़ादी दी हुई है तो उसमें उसका कैरेक्टर ऐसा है कि अगर वो कुछ चाह रही है तो चाहने में बुराई नहीं है। नहीं
आप चाह सकते हो। बिल्कुल। हाँ, आप फोर्स नहीं कर सकते हो अपनी चाहत किसी के ऊपर। ज़रूरी तो नहीं है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि शादी अगर समरीन अगर जा भी रही है या मिराब ने सब कुछ बोल भी लिया तो वो कह रहा है कि मैं वक्त से शादी करूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है, हाँ। क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि आपने एक शर्ट अच्छी नहीं लगी तो दूसरी उठाकर पहन ली। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत बड़ा डिसीजन है लाइफ का। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। नहीं, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि विलन तो अभी आएंगे या आएंगी, जो भी हैं पता चलेगा। अच्छा, ये बताएं, आपके जितने मैं ड्रामे देख रही हूँ दे आर ऑल कॉज बेस्ड, सब्जेक्ट बेस्ड, यू नो, मेरी गुड़िया, खुद परस्त, फिर शहनाई में भी अगर आप देखें तो बहुत, मुझे तो लगता है बहुत डीप मैसेजेस हैं, मल्टीपल मैसेजेस हैं जो आप बात कर रहे हैं। उसके अलावा अब आखिर कब तक तो एक और ही डिफरेंट लेवल पे है, फिर बेवफा में भी यही था, निभा में भी था। क्या आप माशरे को चेंज करना चाह रहे हैं, चेंज लाना चाह रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव है कुछ आपका? मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता ये तो अलग बात है, मगर कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। कर रहे हैं कोशिश। देखिए ना, आपके पास एक मीडियम है, अगर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे मैसेज के लिए, कोई आप मैसेज देना चाहते हैं, और शुरू से लेकर ऐसा ही हुआ है। देखें, मुआशरा सियासतदान चेंज नहीं करते हैं, मुआशरा किसी भी नेशन के राइटर्स, किसी भी नेशन के शायर वो चेंज करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आपके एज राइटर्स, आप लोगों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कोई इतना बड़ा राइटर या मैं तो कोई अपने आप को नहीं सोचता हूँ कि मैं कोई इतने बड़े लेवल पर कुछ कर सकता हूँ, मगर जो मेरा लेवल है, जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं अपना पार्ट प्ले करने की ज़रूर कोशिश करता हूँ। अगर मैं एक रोम कॉम लिख रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि मैं साथ में एक ऐसा लिखूँ जिससे मैं सोसाइटी को कोई, और रोम कॉम में भी जितना मैसेज मैं दे सकता हूँ उतना दूँ। बट अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा मुझे मिल जाता है जिससे मैं कोई तब्दीली ला सकता हूँ, किसी के जहन पर कोई असर छोड़ सकता हूँ, तो शायद कोशिश कामयाब हो गई ना। तो वो कोशिश करता रहता हूँ। तो मुझे ये बताएं, कोई फ़ैन रिएक्शन, ऑडियंस के कमेंट्स या प्रोडक्शन हाउस से या किसी से आपके पास ऐसा कुछ फीडबैक आया जिससे आपको लगे कि जो आप काम कर रहे हैं इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है, चाहे वो 0.0001% हो? हाँ, एक हमारे ऑफिस में ही मेरे एक कॉलीग हैं, तो वो एक दिन एक चिट लेकर आए। उनकी बेटी है कोई मेरे ख्याल से 9th या मैट्रिक की, तो उसने एक चिट पर मुझे लिखकर भेजा था मेरी गुड़िया देखने के बाद। और उसमें एक मैसेज था छोटा सा कि उसको बहुत अच्छा लगा है, उसको बहुत सारी बातें समझ में आई हैं। तो वो मतलब मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। वो चिट मैंने आज तक संभाल कर रखी है उस बच्ची की। तो जैसे कभी कोई मैसेज कर देते हैं लोग, कोई ऐसा बंदा जिसको आप नहीं जानते बिल्कुल, और वो आपको मैसेज करे कि मैंने ये सीरियल देखा और इसमें मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, तो आपको एक जैसे बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है। आपकी रेटिंग्स को छोड़कर, आपकी जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनकी बातों से छोड़कर, अगर एक कॉमन आदमी आपको मिले और वो आपको बताए, ऑनेस्ट फीडबैक दे और बोले कि मैंने तुम्हारा वो सीरियल देखा था और उसमें मुझे फलां बात बहुत अट्रैक्ट की, तो उसकी खुशी कुछ और होती है। सो आई रियली अप्रिशिएट कि आप सब्जेक्ट बेस्ड टॉपिक्स पे बात करते हैं। मतलब देयर इज़ अ कॉज, देयर इज़ अ रीज़न जिसकी वजह से आप कोई भी प्रोजेक्ट लिख रहे हैं, अगर आप देखें। बट मुझे ये, और मेरे ख्याल में ऑडियंसेस भी ये इस बात पे बहुत कहते हैं कि हमारे स्क्रिप्ट्स दिन ब दिन बहुत डिप्रेसिंग होते जा रहे हैं। हम अगर एक कॉज उठाते हैं तो हम उस एक कॉज पे क्यों फोकस नहीं करते, हम उसके साथ 2-3 और ट्रैजिक कॉजेज़ क्यों ऐड कर लेते हैं कि वो 30% की जगह 150% डिप्रेसिंग या सैड हो जाता है। जैसे आखिर कब तक में अगर आप लें उसी को, तो वहाँ पे एक हरासमेंट का चल रहा है आगे भी जाके। फिर घर में भी इतना ज़्यादा नेगेटिविटी, टॉक्सिक बिहेवियर दिखाने की क्या वजह होती है, उसकी रीज़न क्या होती है? प्रोडक्शन हाउस कहता है या आपकी स्टोरी ऐसे चल रही होती है? देखें, कोई भी अगर फॉर सपोज़ हम आखिर कब तक की बात करें, जो हरासमेंट का इशू है वो कोई भी अगर 16-17 साल की लड़की फेस कर रही है घर में और किसी को नहीं बता रही है, तो वो उस दिन तो नहीं हुआ होगा ना। नहीं। उसके पीछे एक पूरा माहौल होगा घर का, माँ का किरदार होगा, कोई दादी है घर में उसका किरदार होगा। अगर ऐसा कोई इवेंट जिस घर में हो रहा है, ऐसी कोई हरकत किसी के साथ हो रही है और वो लड़की नहीं बोल पा रही है, तो वो सिर्फ उसकी ज़बान नहीं है जो बंद है, उसके पीछे बहुत सारी ज़बानें हैं जो बंद हैं और जिन्होंने फोर्स किया है बंद करवाने के लिए उसकी अपनी ज़बान लड़की की। ठीक है।
तो अगर ऐसा हर घर में, तो ठीक है हैरेसमेंट का इशू तो नहीं हो रहा है ना, ऐसे तो नहीं है कि हर घर में ये सब कुछ हो रहा है, मगर जिसमें हो रहा है, जिसमें आप एक अगर कोई लड़का है तो वो अल्फा मेल है आपके घर का और वही सब कुछ है, सारी अटेंशन उसकी तरफ है, चाहे वो भाई का बेटा है आपके, तो आप अपनी बेटियों को छोड़कर अगर उसको, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हर घर में होता होगा, मगर जिस घर में हो रहा है उस घर की आप और क्या सोचोगी। एक लड़की जो इस हद तक आ चुकी है कि बोलते हुए हकला रही है, जो अपना दर्द नहीं बता सकती है, तकलीफ नहीं बता सक रही, तो ऑब्वियसली उसके पीछे घर वालों का किरदार है ना। बिल्कुल। और अगर ऐसे घर वाले नहीं होते, ऐसी माँ नहीं होती, ऐसी दादी नहीं होती, तो वो लड़की भी ऐसी नहीं होती। आप किसी चीज़ को प्लांट ही ऐसे करते हैं कि वो बड़ा होकर जो ट्री है आपका वो इस किस्म का बने। तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी है, आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि अगर ऐसी लड़कियां हैं और वो नहीं बता पा रही हैं, तो और अगर इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस अगर हरासमेंट हो रही है तो रूट कॉज है पहले से, जैसे उसकी माँ बाप की शादी का दिखाया कि उस दोनों बच्चियों लड़कियों पे क्या इफेक्ट हो रहा है। आई कम्प्लीटली एग्री। एंड ऑल्सो कि घर में जो चीज़ें हो रही हैं उसकी झिझक वो भी मुझे समझ आ रही है, लेकिन बहुत सी उस पे 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये तो फिर बाहर की हरासमेंट दिखाने के उसको और नेगेटिविटी, क्योंकि देखिए अब मैं ड्रामा देख रही हूँ, मुझे ड्रामा देखने का बहुत मज़ा आ रहा है, आई एम लविंग दिस ड्रामा, लेकिन मेरा स्ट्रेस लेवल घर के लिए भी है। अब वो बाहर जाती है, लिटरली मुझे स्ट्रेस हो रहा है कि ये बंदा जो है अब इसके साथ क्या करेगा फजर के साथ ना। तो ये हमें इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं, हम एक इस चीज़ को क्यों नहीं हम फोकस कर सकते। एक चीज़ ये तो बाहर का यहाँ से हटा देते, सिर्फ यहाँ पे हम फोकस करते। फिर बहुत सी लड़कियाँ ऐसी भी तो हैं जिनके घर बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उनके साथ बाहर कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है हरासमेंट, जिसको वो किसी भी वजह से, जैसे उसकी वो उसी ट्यूशन सेंटर में दूसरी लड़की को वो ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं तुम्हें मंगेतर को बता दूंगा, उसकी तो हमें कोई अभी तक बैक स्टोरी नहीं पता कि उसकी होगी। तो हम एक वक्त में एक नेगेटिव या एक टॉक्सिक इशू पे क्यों बात नहीं करें। हमें नेगेटिव सास, नेगेटिव देवरानी, वाई ये। और दूसरी, अब देखिए मेरी गुड़िया पे भी अगर आप आ जाएं तो उसमें भी यही था, कितनी सराउंड मतलब कितने नेगेटिव इश्यूज। आई कम्प्लीटली एग्री कि उसके बाद जैसे फजर के साथ नूर है, उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरी गुड़िया में भी स्ट्रेंथनिंग चीज़ें हुई, दे टेक अ स्टैंड, सारी ख़वातीन मिल के, और सब कुछ बहुत हुआ। उसके बाद मेरी खुद परस्त में भी देयर इज़ अ जर्नी, लेकिन उस जर्नी तक पहुँचने के लिए जो प्रोसेस होता है, क्या हम इस नेगेटिविटी को थोड़ा सा कम नहीं कर सकते? क्या ये ऑडियंस की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हम लोग ऐसे लिखते हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक होती है? नहीं देखें, फॉर सपोज हम फजर के कैरेक्टर की बात करते हैं, आप कह रही हैं उसके साथ घर में भी ऐसे है और उसके साथ बाहर भी ऐसे है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर उसकी एक अच्छी ज़िंदगी होनी चाहिए, या बाहर उसके साथ ऐसा नहीं नॉर्मल हो। मैं तो अच्छी भी नहीं कह रही, मैं तो कह रही हूँ कि उसको घर पे भी हरासमेंट है और उसको बाहर भी हरासमेंट है। लेकिन एज अ व्यूअर जब मैं देख रही हूँ तो मैं यहाँ पे भी रो रही हूँ, अब मैं वहाँ भी। अच्छा, ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं ये जैसे प्यार के सदके का अगर हम एग्जांपल लें, आई एम नॉट श्योर कि आपने कितना फॉलो किया, बट उसमें बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज उन्होंने किए, लेकिन एक लाइटर, जंजीबील का लिखा हुआ है, एक लाइटर एंगल उन्होंने डाल दिया, तो वो मतलब एक थोड़ा सा कम कर दिया उन्होंने इंटेंसिटी को, लेकिन लूज़ नहीं किया उस इशू की इंपॉर्टेंस को। अब शहनाई में कितनी इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं, लेकिन एक मज़ाक के साथ हम कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप हरासमेंट के इशू को भी मज़ा में दें। मैं सिर्फ आपसे और तमाम राइटर्स जो सुन रहे हैं उनसे मैं ये सोच में डालना चाह रही हूँ, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा बोलना चाह रही हूँ विद एक्सट्रीम हम्बलनेस एंड अपॉलॉजीज, नॉट टू ऑफेंड एनीवन, कि मे बी टॉक्सिक इश्यूज़ जो हम बात करते हैं, हम एक वक्त में एक इशू को उठाएं। मेरे पास डीएम में ये जो आपने सब्जेक्ट उठाया आखिर कब तक, इट इज़ एन अमेजिंग सब्जेक्ट। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी लड़कियों के मैसेजेस आते हैं जहाँ वो बोलती हैं कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। मुझे ये ड्रामा इसलिए इतना अच्छा लग रहा है कि आपने इतने पर्टिनेंट टॉपिक पे उठाए जो आजकल की बच्चियाँ बहुत फेस कर रही हैं। अब अगर हम सिर्फ उसी पे फोकस करके बात कर रहे हैं तो हमें नेगेटिव दादी, नेगेटिव चच्ची दिखाने की क्या ज़रूरत है। मैं सिर्फ ये एक आइडिया जनरेट कर रही हूँ, मे बी नेक्स्ट टाइम ऑन गोइंग शायद थोड़ा सा इस लाइन पे सोचा जा सके, या आप कह रहे हैं कि नहीं इसकी ज़रूरत है बिकॉज उसके बगैर दूसरी स्टोरी सपोर्ट नहीं कर पाती। नहीं देखें, अब इसको आपने बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बहुत सारी बातें एक साथ कर दी। मैं सबसे पहले इसका आपके अपने तरीके जो मेरी सोच है मैं आपको वो बताता हूँ। देखें, हमने ड्रामा में फजर भी है और नूर है, दोनों को देखा है, ठीक है। आपके कितनी खवातीन है, नेगेटिव 5 या 4 हैं, उनमें से एक सिर्फ पॉजिटिव है, या बेचारी है तो वो हैं बिल्कुल अम्मा जो बिल्कुल ही वो हैं, या फिर चच्ची हैं, फिर दादी हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे आंसर करूं, देखें एक ही घर में
एक ही तरीके से परवरिश होकर फजर भी बड़ी हुई है और नूर भी बड़ी हुई है, ठीक है। जो मेजर आपका क्वेश्चन का पार्ट है कि ये इसके साथ बाहर क्यों हो रहा है, घर में हो रहा होता तो ठीक था। फजर एक सॉफ्ट टारगेट है, ठीक है, ठीक है। हमने बाहर अगर उसके साथ अभी तक तो कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है ना, नहीं। फॉर सपोज अगर चले हम होता है नहीं होता है उससे वो हट तो कर आगे कहते जाके हैं पता चलेगा। कि अगर हो जाता है तो फजर को क्यों चूज किया गया, नूर को क्यों नहीं चूज किया गया? नूर नहीं हो सकती ना, नूर तो क्यों? स्ट्रेंथ दिखाई है आपने। नहीं, क्यों नहीं कर रहा? मेल नूर will not put up with है it ना, नूर तो एग्जैक्टली। सो व्हाई फजर? बिकॉज उसके पीछे उसकी माँ का रोल ऐसे की है, वीकनेस है। आप बच्ची को अगर या बच्चे को किसी को भी, किसी के साथ भी इंसिडेंट हो सकता है, अगर आप उसको बड़ा ही वीक करोगे तो बाहर जब वो निकलेगा और बाहर उसको अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि ऐसी हरकत करना चाह रहा है तो वो 20 लोगों में से सबसे ज़्यादा उसको टारगेट करेगा। हमने दिखाया है कि बिसाम जाकर उसको बताता है कि ये थोड़ी सी डरी डरी रहती है, इसके साथ ये इशू है। अगर फॉर सपोज उसको ये नहीं पता होता तो वो ऐसे नहीं करता। फॉर सपोज अगर उसकी नॉलेज में ये नहीं आता कि ये डरी हुई रहती है, ये ज़्यादा बोल नहीं पाती है, तो वो उसको टारगेट नहीं करता। फॉर सपोज उसकी माँ ऐसे नहीं करती तो वो डरी हुई नहीं रहती। ओके, ठीक है ना। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप सॉफ्ट टारगेट बनते क्यों हो, और सॉफ्ट टारगेट कोई भी इंसान खुद नहीं बनता है, उसकी परवरिश में डाला जाता है। चुप रहो, हालात ऐसे बना दिए जाते हैं ना, जैसे अब्बा के सामने बोलना नहीं है, मतलब कितनी को भी नहीं बताना, माँ तो ये कहती है नहीं बताना है ना किसी को भी। और कितने भी आपके साथ प्रॉब्लम्स हो, आपने बात नहीं करनी है उसके बारे में। टैबूज जो हमारी सोसाइटी में काफ़ी सारे हैं, तो फिर कैसे बात की जाएगी? जो हकीकत है और अगर वो कड़वी है तो उसको बताना भी तो जरूर। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि पूरा ड्रामे की 26 किस्तें ही इसी चीज़ में चलें। आगे उसमें बहुत पॉजिटिविटी आएगी। जो एक विक्टिम्स हैं हरासमेंट के, उसकी ज़िंदगी आगे कैसे चलती है, और उसकी ज़िंदगी, एक हरासमेंट के विक्टिम को सारी ज़िंदगी ही उसका विक्टिम रहना चाहिए। हो सकता है उसकी पर्सनालिटी में कोई तब्दीली आ जाए, हो सकता है जैसे नूर है, तो चलें वो बोलती है मगर है तो उसके साथ भी सेम इशू बिल्कुल घर में, मगर उसके रिएक्ट करने का एक तरीका डिफरेंट है। और उस तरीके में भी ऐसे नहीं है कि शी इज़ ओके विथ ऑल व्हाट ऑल इज हैपनिंग अराउंड हर। उसका प्रॉब्लम ये कि उसके अंदर एक अलाव है जो किसी भी वक्त फट सकता है, और वो भी हर चीज़ बर्दाश्त कर रही है। वो थोड़ा बहुत बोलती है मगर जितना उसको रिएक्ट करना चाहिए उसका उस माहौल में गुंजाइश नहीं है, उनको बड़ा ऐसे नहीं किया गया है। अगर पीछे से ऐसा ना हो ना, मतलब परवरिश में ऐसा ना हो, तो किसी के साथ भी मतलब 50-60% तो आपके अगर अंदर अगर कॉन्फिडेंस हो, आप हर किसी को राइट टाइम पर शटअप कॉल दे दें तो शायद नहीं हो ऐसे इंसिडेंट्स। ओके, तो बेसिकली आपने उसकी पीछे से पूरी वो लॉजिक भी बताई है कि ये बच्ची इस तरह की क्यों है। व्हाट इंस्पायर्ड यू? ये टॉपिक आपने कैसे पिक किया? ये कैसे प्रोडक्शन हाउस ने आपको अप्रोच किया कि इस टॉपिक पे करें? प्रोडक्शन हाउस ने, या आपका अपना था? आइडिया जो था वो हरासमेंट का, या जो एक बेसिक लाइन होती है वो प्रोडक्शन हाउस की है। ठीक है। उसके कैरेक्टर्स, उसके डायलॉग्स, उसकी सिचुएशंस कैसे होगा, क्या होगा, वो सारा बनाना मैंने बनाया है। बाकी मैंने क्या बनाया है, जो अल्लाह की तरफ से आता होता है वो लिखा है। बाकी जो बेसिक थॉट है एक, वो प्रोडक्शन हाउस में जो है उनका है। लेकिन हरासमेंट पे तो बहुत हमारे ड्रामे बन चुके हैं ना, ये आपने कैसे डिसाइड किया? बिकॉज ये टॉपिक मुझे इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है ये यूथ फेस कर रही है इस वक्त। तो ये आपने कैसे डिसाइड किया कि कहानी हरासमेंट की ये स्टोरी लेके चलूँगा मैं, जहाँ पे लड़कियों को इस तरह ब्लैकमेल, क्योंकि सिर्फ फजर के साथ जो हो रहा है वो नहीं, मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा जो उसके ट्यूशन में दूसरी लड़की के साथ हो रहा है ट्यूशन सेंटर में, जिसको वो एज अ व्हीकल यूज़ कर रहा है टू गेट टू फजर। वो जो लड़की है उसको तो उसने ज़्यादा ब्लैकमेल किया, फजर पे तो अभी आएगी कहानी। तो ये आपने कैसे डिसाइड किया? मतलब आप देख रहे हैं आसपास क्या हो रहा है, कोई कहानी आपकी नज़रों से गुजरी है? बहुत सारे इंसिडेंट्स आपके इर्द गिर्द आपको पता चलते हैं। जैसे हम प्रोडक्शन हाउस में बैठकर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर गीती और अनीला हैं मूमल में। उनकी एक मतलब पता चला कि फ़लाँ के साथ ऐसे हुआ, कुछ मैंने बताया कि जब मैं स्कूल में था तो फ़लाँ के साथ ऐसे हुआ, या फ़लाँ जगह पर जॉब करते थे तब ऐसे हुआ। तो अमूमन जो चीज़ सामने आई वो ये आई कि वर्क प्लेस हरासमेंट जो है वो है, ट्यूशन सेंटर्स पर भी है। और जो इस किस्म के
लोग होते हैं वो किसको टारगेट करते हैं। सॉफ्ट टारगेट्स होती हैं वो लड़कियां जिनको माएँ चुप रहना सिखाती हैं। तो वो एक आइडिया ऐसा है कि जो मोस्टली इंसिडेंट्स हैं वो ऐसे होते हैं, और ट्यूशन सेंटर्स पर बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ हरासमेंट के इश्यूज हैं, या घर पर हैं, या शादी के बाद बहुत सारों के साथ होते हैं। तो अगर एक चीज़ माशरे की हकीकत है और वो कड़वी है तो उसको लिखा जाए, और अगर आप उससे ये कर सकते हैं, लिखा इसके लिए जाए कि आप ये बता दें कि अगर ऐसा ना हो तो ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, तो इसके लिए उसको लिखा जाए, उसके बारे में बताया आपकी गुफ्तगू से मुझे ये तो अंदाज़ा हो रहा है कि आगे जाके हरासमेंट जिन लोगों के साथ होती है वो ज़िंदगी कैसे गुजारें, ये तो आप इस टॉपिक को तो मुझे लगता है कि कवर करेंगे। बट क्या हमें आगे जाके इसमें ये गाइडेंस भी मिलेगी कि नॉट जस्ट कि एज अ लाइफ पार्टनर कौन आपको एक्सेप्ट करे, या फैमिली ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं जिनको आप कांटेक्ट कर सकें, ये इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलेगी। कौन से अदारे हैं जिनको लड़कियां अप्रोच कर सकती हैं फॉर हेल्प, अगर सपोज़ आपके घर में कोई मर्द नहीं है जो आपकी वो कर सके। कुछ इस टॉपिक को भी आप आगे जाके केटर करें, या अभी इस बार नहीं? इस बार हम इदारों तक जाकर और उनकी हेल्प लेने, हमने ऐसा कुछ नहीं दिखाया। हम देखें सिर्फ मेंशन में भी नहीं ओके, क्योंकि जो फजर का करैक्टर है या जो नूर का करैक्टर है वो खुद इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। ओके, तो आप ये गाइड कर रहे हैं कि अगर लड़कियां खुद एग्जैक्टली खुद आप कैसे उसको, व्हिच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इनिशियली आप इदारे के पास कब जाओगे, जब इंसिडेंट हो जाएगा ना। इंसिडेंट करने वाला आपको इंसिडेंट क्यों कर रहा है या आपको टारगेट क्यों कर रहा है, क्योंकि आप उसको कहीं ना कहीं 10% ही सही आप उसको इतनी लेवरेज दे क्यों रहे हो कि वो आपके साथ ऐसा कर सके। शायद अगर कोई तो होंगे, मतलब मुझे नहीं पता है कैसे रिएक्ट करेंगे, बट ऐसे भी होंगे जो कि एक स्ट्रॉन्ग हेड लड़की के साथ भी कोई ग्रज में आकर और ऐसा कोई हरासमेंट उनको भी फेस करनी पड़ती होगी। बट अगर आप इनिशियल स्टेज पर उसको रोक सकते हैं तो व्हाई नॉट। और अगर उसके बाद अगर ऐसा सब कुछ हो गया चले तो फिर क्या आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है। और जैसे अगर हम हरासमेंट से हटकर अब नूर के कैरेक्टर के साथ भी बिसाम हरासमेंट करने की कोशिश कर रहा है और उस पर जता रहा है कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ और आगे चलकर हमारी शादी होनी है, तो उसने तो थप्पड़ खींच कर मार दिया उसको। और जब बिसाम टारगेट कर रहा है तो फजर को कर रहा है, नूर को नहीं कर रहा है। हालांकि वो उसकी होने वाली उसके दिमाग के हिसाब से या घर के लोगों की थॉट के हिसाब से नूर है, शादी होनी है उनकी और उसकी बीवी होनी है, और माँ फजर को चुप भी इसके लिए करानी है कि कल को बिसाम की शादी होनी है और बेटी है तो कौन उठाएगा, कौन इससे शादी करेगा। तो एक बेटी का तो बोझ उतर रहा है तो उसको हल्का करो। ऐसे नहीं सोचना चाहिए ना आपको। एक बेटी है, पढ़ी लिखी है, कॉन्फिडेंट है, वो बाप का बिजनेस संभाल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, जॉब करके अपने पाँव पे खुद खड़ी हो सकती है। जॉब करके अपने पाँव पर खड़ी हो सकती है। हाउसवाइफ होने के साथ साथ भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की मालिक हो सकती है। और वो सब कुछ ज़रूरी नहीं कि आप चुप रहोगे तो ही होगा। अगर आप बोलना सिखाओगे ना तो भी हो जाएगा। ओके। शहनाई में आपने बहुत से कज़न्स की जो सारी वो डाली है, और फिर मैं बाकी सब्जेक्ट्स भी देख रही हूँ, काफ़ी यूथ ओरिएंटेड है। आर यू राइटिंग फॉर द यूथ? आप यूथ से कनेक्ट कर ट्राइंग टू, मतलब रीज़न क्या है उसका? किस तरह आपको ये सोच कैसे आई कि मुझे इन चीज़ों पे लिखना चाहिए जो हमारी जनरेशन के यंग लोग हैं वो कनेक्ट कर सकें या बात कर सकें? निभा देख लें, मेरी गुड़िया में भी लड़कियों से रिलेटेड बात थी, बेवफा चलें थोड़ा सा डिफरेंट था, अभी आपका शहनाई में तो वो कज़न्स की पूरी जो फौज है, मुझे तो आई लव देम, आई हैव सो मच फन वॉचिंग देम, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द माई फेवरेट पार्ट्स। और अब इसमें भी ये तो बहुत ही ज़्यादा आखिर कब तक तो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है फॉर द यंग गर्ल्स। तो ये जान एक कॉन्शियस एफर्ट है, एंड व्हाट इंस्पायर्स यू टू डू दैट? देखिए, किसी भी नेशन का जो चेंज लाने वाले जो लोग होते हैं ना वो यूथ ही होती है। ठीक है। आप जितना यूथ से रिलेटेबल लिख सकते हैं उतनी आपको कोशिश करनी चाहिए। ऑब्वियसली आपकी कोशिश तो यही होनी चाहिए कि एक 10 साल की बच्ची भी आपका देख सके सीरियल, आपका एक 15 साल का लड़का भी देख सके, एक हाउसवाइफ भी देख सके, और एक कोई ओल्ड एज अगर 60-70 प्लस हैं तो वो भी देख सकें। बट आपका टारगेट अगर उससे सबसे ज़्यादा, पहले तो आपको ऐसा ही लिखना चाहिए जो सबको अट्रैक्ट करे, मेनली यूथ। क्योंकि अगर आप हरासमेंट को चेंज करना चाहते हैं तो आपको यूथ को चेंज करना पड़ेगा ना। सही बात है।
तो आप जितना यूथ ओरिएंटेड लिख सकते हैं और आपके टॉपिक जितना यूथ को अट्रैक्ट कर सकता है, ऐसे ना हो कि आपका व्यूअर जो है वो सिर्फ ओल्ड एज हो या कोई चेंज नहीं आ सके, ना। तो जितना मेरे पास पावर है लिखने के थ्रू, उतना कोशिश तो यही करता हूँ कि यूथ उससे कनेक्टेड रहे, क्योंकि अगर कुछ हो सकता है तो वो यूथ ही कर सकती है। सही बात है। आप लोग जो लिखना चाह रहे हैं उन्हें कोई गाइडेंस, कोई मशवरा देना चाहेंगे कि वो क्या कर सकते हैं? बहुत लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं कि हमें राइटर बनना है, क्या करें, कैसे करें, तो क्या पहला स्टेप क्या होना चाहिए? और दूसरा सवाल ये आता है, बहुत से लोग थे हमारे पास इतने स्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं, हम किस तरह प्रोडक्शन हाउस के पास जाएं, हम कैसे अप्रोच करें? तो इन दो सवालों का जवाब दे सकते हैं आप कैमरे में देख के तमाम राइटर्स, एस्पायरिंग राइटर्स और एनीबडी हु इज थिंकिंग ऑफ बिकमिंग अ राइटर, उसके लिए? देखिए, राइटर बनना कोई इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, ठीक है? दोनों तरीके से बात, जितनी मेरी समझ है उस अपनी समझ के मुताबिक समझाता हूँ। मेहनत करें, पढ़ें, कुछ अंदर होगा तो बाहर आएगा। जब कुछ अंदर होगा ही नहीं तो बाहर कैसे आएगा? नंबर 1। नंबर 2, एक अल्लाह की तरफ से आता है और वो हो सकता है आप पर भी हो, बहुत सारे लोगों पर हो सकती है। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो प्लीज़ ट्राई करें और कोशिश जारी रहनी चाहिए, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी रियली अप्रिशिएट कि आप मुझे पता है कि अपने वर्किंग आवर्स में से टाइम निकाल के आए हैं, तो हम उसके लिए बड़े शुक्रगुजार हैं आपके। और बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ एक गुफ्तगू हुई, बातचीत की, और आई होप कि जो राइटर्स सुन रहे हैं उनको इस इंटरव्यू से कुछ गाइडेंस मिले, वो देखें कि इतना आसान काम नहीं है। एंड आपने भी एक पीरियड देखा है अपनी स्ट्रगल का और रिजेक्शंस का, उसके बाद आप यहाँ पहुँचे हैं। तो वी आर एंजॉइंग शहनाई, मेरा फेवरेट वही है शहनाई। आखिर कब तक भी मेरी लिस्ट पे है, आई एम रियली लाइकिंग इट। आखिर कब तक के अभी 2 एपिसोड्स हुए हैं, जब उसके 8-10 एपिसोड हो जाएंगे तो कहानी पूरी एक्सपेंड कर जाएगी। देन हम उसके बारे में अगर इंशाल्लाह कभी बात हुई तो फिर आपके पास और बहुत सारे सवाल होंगे जो कि आप कहेंगे अच्छा ये हमने ऐसे सोचा था मगर ऐसे हुआ नहीं, ऐसे हो गया। बिल्कुल। तो आई होप कि नहीं, मैं बहुत सी चीज़ें भी नोट करी थी, बहुत स्मॉल चीज़ें भी, जैसे वो OST में ही देख के कि वो ट्यूसडे में उसका हाथ हल्का सा लगाता है, वो पीछे करती है। ये सब आपने लिखा था या डायरेक्टर ने? नहीं, लिखा तो था। आपने लिखा है तो आई वाज रियली एडमायरिंग दीज डिटेल्स के, क्योंकि जब हम ऑफिसेज में काम कर रहे होते हैं या कॉलेज में होते हैं ना, तो आप नहीं नोट करेंगे, लेकिन अब मैंने सोचा कि हाँ यार, ये भी एक तरीका है फॉर हरासमेंट जो करते हैं लोग, हरासर्स जो होते हैं उनका वो करने का, क्योंकि वो ज़रा लाइन थिन हो गई ना बिटवीन बीइंग वेरी मॉडर्न एंड वेरी ओपन माइंडेड। थोड़ा सा वो कभी चीज़ों को आप जान देते कि नहीं यार, बट गर्ल्स आई थिंक नीड टू लुक सामने वाला कैसे सोच लड़कियों को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए इन चीज़ों के लिए। सो मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ कि आपने इस टॉपिक पे लिखा है। आई जस्ट होप दुख बहुत ज़्यादा नहीं हो आगे जाके, हम कम दुख आपको बहुत कम होगा, रोए कम हम बस। आप अब देखें ना, मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा, काश के माशरा ऐसा ना हो तो हम लिखेंगे ही नहीं ऐसा। काश के हर कोई आज़ादी से जिसका जो दिल करे और उसको कोई मतलब आज़ादी से ऐसे नहीं कि आप फुल ही, बट एक अपने दिल में जो आए इंसान खुशी से कर सके बाहर, आपको बोलने की आज़ादी हो, तो हम क्यों लिखेंगे? हम फिर दूसरे टॉपिक्स लिखेंगे। बट अब आपको एक पेनफुल चीज़ पता चलती है और उस पर लिखते हैं और आप कोई मैसेज दे सकते हैं, तो कोशिश तो की जा सकती है। बिल्कुल। एंड आई होप कि आप शहनाई जैसे और हमें मज़े के ड्रामे देते रहेंगे, कॉमेडी या थोड़ा सा जो हल्का फुल्का उस पर आप हाथ रोकेंगे नहीं, प्लीज़ उसको कंटिन्यू रखें। एंड थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक विद ऑल योर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू फॉर हैविंग मी।